नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश ख़ास मुलाकात। हमेशा की तरह ख़ास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात एक ख़ास शख्सियत से कराते हैं, जिसे ख़ास तौर से जो हालात हैं वो ख़ास बना देते हैं, ताकि आपके जहनों में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब हम जान सकें, हम आपकी तरफ से तर्जुमानी कर सकें। आज ख़ास मुलाकात में जाहिर सी बात है कि चूँकि बिहार में इंतखाबात होने वाले हैं, अनकरीब वहाँ इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन सरगर्मियाँ ज़ोरों पर हैं। ऐसे में ख़ास तौर से जो एनडीए है उसकी जमात जेडीयू, जिसके लीडर नीतीश कुमार है, वो काफ़ी सुर्खियों में है। जो बिहार के चुनावी फ़ज़ा में ये बात बहुत घर कर गई है कि 2015 में जो इंतखाबात हुए थे उसमें जो जेडीयू और आरजेडी का जो अलायंस था, तो उस अलायंस को जो वोट गया था, तो क्या वो वोटर खुद को ठगा हुआ या ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया, चूंकि बाद में हालात बदल गए। बहरहाल ऐसे कई सवालों को लेकर आज हम मौजूद हैं। हमारे साथ जो खास शख्सियत है वो है खालिद अनवर, जो जेडीयू के एमएलसी हैं। खालिद अनवर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। खालिद अनवर जो है वो एमएलसी है जेडीयू की, और नीतीश कुमार ने ख़ास तौर से खालिद अनवर को अगर हम ये कहें कि इन्हें जो माइनॉरिटी लीडरशिप है या माइनॉरिटी हल्का है उसका एक नेता प्रोजेक्ट क्या है और करने की कोशिश की है, उसमें बहुत हद तक कामयाब भी रहे। मैं खालिद अनवर से ये जानना चाहूँगा कि खालिद अनवर साहब, कैसा लगता है आपको कि जेडीयू में खालिद अनवर जो अक़लियतों में सबसे अहम चेहरा है, वो सामने खालिद अनवर के तौर पर सामने आता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में, जो जमहूरी कदरों में यकीन रखती है, और इसमें तमाम लोग जो पार्टी के वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, सबके अपने अपने दायरा कार है, सब अपने दायरे में काम करते हैं। मुझे नीतीश कुमार जी ने एमएलसी बनाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। चूंकि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने मुझे एमएलसी बनाया, और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि मैंने नीतीश कुमार को एमएलसी बनने से पहले और एमएलसी बनने के बाद जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ देखा है, मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार हमारे सच्चे जमहूरी कदरों के लीडर हैं, जो हमारी विरासत है सियासत की, चाहे वो चाहे वो महात्मा गांधी की हो, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद की हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की हो, जिनकी भी हो, जो विरासत है उस विरासत के सच्चे अमीन और सच्चे पासदार हैं, जिन्होंने परिवारवाद का खात्मा किया, जिन्होंने करप्शन का खात्मा किया, जिन्होंने सियासत को एक खिदमत का मौका समझ करके इस्तेमाल किया, जिन्होंने गरीबों के लिए काम किया, जिन्होंने तमाम तबकात के लिए काम किया, जिन्होंने अपने लिए कभी नहीं सोचा, अपने पूरे करियर को लोगों के लिए कुर्बान किया। आप ये देख करके, आपको ये सुन करके हैरत होगी विशाल साहब, कि जो शख्स हिंदुस्तान का मरकजी वजीर रेल रहा हो, जो शख्स 15 साल से बिहार का वजीर आला हो, उस शख्स के पास अपना पटना में कोई मकान नहीं है। यानी पूरी जिंदगी जिस आदमी ने ऊंचे ओहदों पर गुजारी, उस शख्स के पास अपना जाती मकान नहीं, कोई आप उनके पास कोई अच्छी गाड़ी नहीं देखेंगे, आप कभी ये नहीं देखेंगे कि उनका भाई, उनकी बहन या उनके रिश्तेदार कोई इंतजामी मामलात में दखल देता हो। तो ये ऐसे वैल्यूज हैं, ऐसी कदरें हैं जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के अंदर थी, जो महात्मा गांधी के अंदर थी, जो हमारे साहब पिछले 15 सालों से पूरा पटना, पूरा बिहार जिसका हो, और आइंदा भी जिसे उम्मीद हो कि आइंदा फिर 5 साल उसी को मिलने वाला है, तो भला उसे पटना में घर की जरूरत या गाड़ी की जरूरत रह जाती है क्या? बहरहाल ऐसे ही ये सवाल मैंने किया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। खालिद अनवर साहब ने, देखिए, हमारे यहाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि हमारे अपोजिशन, हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी हैं, आप देखिए कि 90s से, यानी कांग्रेस के जवाल के बाद से मुसलमानों ने टूट करके चाहा उनको, लेकिन आप देखिए कि लालू जी ने क्या किया। लालू जी की भी सरकार रही 15 साल, वो भी वजीर रेल रहे, लेकिन आप देखिएगा कि पटना के हर चौराहे पर उनका मकान मिलेगा। इसका सवाल जब मुखालिफ पार्टियों के लीडरों से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि लालू जी ने वो नहीं किया जो नीतीश कुमार ने कर दिया। लालू जी ने कभी ये नहीं किया जो नीतीश कुमार ने कर दिया कि वो बीजेपी के साथ चले गए। 2015 का इंतखाब जब हुआ था तो लालू और नीतीश ने दोनों ने गले मिले थे और दोनों को एक तरफा और सेकुलर वोट के नाम पर वोट मांगा था। उसके बाद नीतीश कुमार ने लालू को छोड़ा और नीतीश से जा मिले। लालू ने ये नहीं किया था जो नीतीश ने किया। नहीं, देखिए, लालू यादव जी या इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां
जिस सेकुलरिज्म के नाम पर इस्तेहसाल करती हैं लोगों का और खासतौर से मुसलमानों का। आपको विशाल साहब, जी। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि नीतीश कुमार उससे पहले भी बीजेपी के साथ थे। जब वो बीजेपी को छोड़ करके आ रहे थे तो वो कम्युनल नहीं थे। जब उन्होंने कुर्बानी दी, जब उनके पास 123 सिटिंग असेंबली सीटें थी, लेकिन उन्होंने एक एनडीए को छोड़ करके एक सेकुलर महाज बनाया और सिर्फ 100 सीटों पे इलेक्शन लड़े। 23 सीट पहले उन्होंने कुर्बान कर दिया। उस वक्त नीतीश कुमार की कुर्बानी को नहीं देखा किसी ने। मैं ये कह रहा हूं कि जो 2015 में नहीं, अभी जैसे आप कह रहे हैं खालिद साहब कि उन्होंने सेकुलर महाज बनाया एनडीए को छोड़कर, क्या नीतीश कुमार जी, या क्या आप ये कहेंगे अभी कि नीतीश कुमार का अभी जो एनडीए है बिहार में वो सेकुलर है? नीतीश कुमार सेकुलर है। नीतीश कुमार बजाते खुद, उनकी पार्टी, उनकी सरकार सेकुलर कदरों में यकीन रखती है और सेकुलरिज्म से कभी कोई समझौता नहीं कर सकती हमारी पार्टी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और चूंकि सिर्फ आपसे ही गुफ्तगू करनी है और मैं दरअसल जो बिहार के अवाम हैं, ख़ास तौर से हमारे जो नाज़रीन हैं, हमें उनकी तर्जुमानी करने की कोशिश करनी है। खालिद अनवर साहब, आपने उर्दू के हवाले से, अक़लियतों के हवाले से इतनी बातें अभी की हैं। एक सवाल ये है कि बिहार में उर्दू सरकारी ज़ुबान है, दूसरी सरकारी ज़ुबान, बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी ज़ुबान है, लेकिन दूसरी सरकारी ज़ुबान होने के नाते इस पर यह कैद आखिर क्यों है कि 40 से कम अगर किसी स्कूल में उर्दू के तलबा होंगे तो वहां उर्दू का टीचर नहीं दिया जाएगा? देखिए, दूसरी सरकारी जबान का दर्जा उर्दू को कई रियासतों ने दिया है। दिल्ली में भी दूसरी सरकारी जबान है, उत्तर प्रदेश में भी है, और कई रियासतों में, तकरीबन मेरे ख्याल से 6-7 रियासतें हैं जहां दूसरी सरकारी जबान है। लेकिन विशाल भाई, आप बिहार में जो दूसरी सरकारी जबान है उर्दू, उसको जितनी सरकारी हिमायत हासिल है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप जाके देख ले, कश्मीर के अलावा मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बिहार सरकार और खासतौर से नीतीश कुमार की सरकार ने जो उर्दू के लिए किया है, एक साथ 20,000 उर्दू टीचरों की तकरीर जो कभी नहीं हुई थी, और उर्दू मुतरजमीन की तकरीरी, उर्दू के जितनी खाली असामियत थी सब पे तकरीरी। आपने जो एक सवाल किया कि अभी एक उर्दू की लाजमियत स्कूलों से खत्म करने की बात आई है, और इसमें बहुत सारे लोग उर्दू के हल्के में बातचीत चल रही है। मैं इस पे बहुत वजाहत के साथ ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें रियासती सरकार का कोई किरदार नहीं है। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि 2 जबानों के अलावा तीसरी कोई जबान जो है ना लाजमी नहीं करार दिया जा सकता, और उसके तहत किसी ऑफिसर ने ये इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि लाजमी जबान उर्दू अभी नहीं रहेगी। हमने पहले भी नेटवर्क नहीं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है वजाहत जरूरी है। महकमे तालीम ये कहता है कि 40 से कम यानी 39 बच्चे भी उर्दू पढ़ने वाले हुए तो टीचर नहीं दिया जाएगा। क्या इस बारे में वजाहत नीतीश कुमार करेंगे? क्या नीतीश कुमार की जो अफसरान हैं उनके जेर असर वो उनकी बात नहीं मानते? नहीं, देखिए विशाल साहब, ये कहना सही नहीं होगा कि अफसरान उनके जेर असर ने उनकी बात नहीं मानते। मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के तहत एक नोटिफिकेशन हुआ है, और मैं तमाम उर्दू वालों को, बिहार के उर्दू वालों को, हिंदुस्तान के मुहिब्बान उर्दू को, दुनिया के उर्दू वालों को आपके चैनल के जरिए, नेटवर्क 18 उर्दू जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, उनके जरिए यकीन दिलाना चाहता हूं कि नीतीश कुमार उर्दू के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस नोटिफिकेशन का तज्जिया होगा और जरूरत होगी, चूंकि आप जानते हैं कि हमने तमाम स्कूलों में उर्दू के टीचर्स दिए, तालीमी मरकज खोला, बच्चे रहे न रहे तालीमी मरकज खोल करके बच्चों को पढ़ाने का खानगी पे बहुत ज्यादा तवज्जो दिए। तो इससे कोई समझौता नहीं होगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जरूरत होगी तो नीतीश कुमार इस नोटिफिकेशन को बिल्कुल। और जो कौमी तालीमी पॉलिसी है उसके मुताबिक 5वीं क्लास तक मादरी जुबान में तालीम हासिल करना ये बच्चों का हक है। तो क्या आप इस सवाल का जवाब देंगे कि इलेक्शन से पहले पहले ये 40 की कैद वाला ये जो नोटिफिकेशन ये वापस हो जाएगा? देखिए, बिहार में प्राइमरी लेवल पे इब्तदाई तालीम के लिए आपको हैरत होगी कि 24% से ज्यादा उर्दू मीडियम की स्कूल है, यानी ये जान करके हैरत होगी। और उर्दू के टीचर्स हैं, उर्दू की निसाबी किताबें छाप करके मुफ्त में जो बांटी जाती हैं, सब तलबा को दी जाती हैं, आजकल पैसे दिए जा रहे हैं, किताब वो खरीद रहे हैं। तो ये इलेक्शन से पहले हो जाएगा, इलेक्शन के बाद होगा, लेकिन ये होगा। मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि ये नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन्होंने अपने ऑफिस में, आपको हैरत होगी विशाल साहब, उन्होंने
उर्दू के कई अफसरान को अपने ऑफिस में तकरूरी की हुई है कि उर्दू के अखबारात पढ़े, उर्दू की प्रेस रिलीज जारी करें, उर्दू में उनके बयानात हो और आप उनकी तकरीरें सुने, उनके बयानात सुने। तो उर्दू से बड़ी मोहब्बत रखते हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल, उर्दू दोस्ती को लेकर जो उनके बयानात थे उस पर कोई सवाल नहीं पैदा होता। मैं एक सवाल इस पर और जोड़ूंगा, चूंकि मेरा काम सवाल करना है कि अगर इलेक्शन से पहले उर्दू की लाजमियत का ये कैद, ये 40 बच्चों की कैद वाला मामला वापस नहीं हुआ, तो क्या खालिद अनवर को यह लगता है कि बिहार में जिन वोटर पे आपका एतबार है वो आपसे छिटक जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार, मैंने पहले ही कहा कि ऐसे लीडर नहीं है जिनके ऊपर भरोसा कोई ना करे। बिहार के 12 करोड़ लोग नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं। खालिद अनवर साहब, 15 अप्रैल 2018 ये तारीख जो है खासतौर से आपके सियासी करियर का बहुत अहम दिन और बहुत अहम तारीख है, कुछ इस बारे में वजाहत करेंगे? देखिए, 15 अप्रैल 2018 को दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ था पटना में, और हजरत मौलाना वली रहमानी साहब की सदारत में हुआ था। और मुझे उन्होंने कहा था कि अगर आप जिम्मेदारी लें तो मैं ये प्रोग्राम करूंगा, अदरवाइज मेरे लिए सुसुपंज है कि करूं कि ना करूं। 6 महीना पहले उन्होंने कहा था, मैंने पूरी जिम्मेदारी ली थी उस प्रोग्राम को करने का। लेकिन हुआ क्या कि 15 अप्रैल की शाम को ही एमएलसी के नोटिफिकेशन का वक्त खत्म हो रहा था जी। मुझे ये कहा गया, मैंने एक लेवल पे आकर के अपनी पार्टी को मना भी कर दिया था कि इस बार छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ये मुसलमानों का प्रोग्राम है, बहुत तारीखी प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में किसी भी तरह की चीजें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मौलाना वली रहमानी साहब का दबाव था कि नहीं, आप जैसे लोगों को सियासत में जाने में देर नहीं करना चाहिए। उनकी ये समझ है, हालांकि मैं इस लायक नहीं, मैं जानता हूं कि मैं किसी लायक नहीं हूं, लेकिन उनकी ये समझ थी, उनका ये हुक्म था और मैंने उस हुक्म को माना। और लेकिन ये समझना कि दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस की वजह से मैं सियासत में आया, ये गलत है। दीन बचाओ देश बचाओ जो देखिए, हर सियासतदान के कुछ मुखालिफिन होते हैं, तो जो मुबस्सरीन या जो मुखालिफिन आपके रहे होंगे उनकी तरफ से ये बातें आती हैं कि 15 मई 2018 की जो रैली दीन बचाओ देश बचाओ के नाम पर मुनक्किद की गई थी गांधी मैदान में, उस रैली को खालिद अनवर ने एमएलसी के लिए बेच दिया। नहीं, देखिए, बस जो एतराज करने वाले लोग हैं उनका एहतराम करना चाहिए। जमहूरियत में हर तरह की आवाजों का एहतराम जरूरी है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि 15 अप्रैल को ही मैं एमएलसी के लिए नॉमिनेट हुआ। कोई भीड़ देख करके नीतीश कुमार ने नॉमिनेट नहीं किया। कोई 1 मिनट में एमएलसी का फैसला होता है क्या? ये बहुत पहले डिसीजन हो चुका था, प्रोग्राम बाद में मुनक्किद हुआ है। और उसके जो ऑर्गेनाइजर थे, उसके जो सदर थे, जो जिम्मेदारान थे, वो इन बातों से बखूबी वाकिफ हैं। और आपको ये हैरत होगी कि मैं बिहार में जाता हूं तो ठीक है, मुतरजीन जो एतराज करने वाले हैं, एतराज करना चाहिए उनको अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन लोगों में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस, बहुत ज्यादा मकबूलियत है इस बात के लिए कि मैंने उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया और लोग बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। तो उस प्रोग्राम में दीन बचाओ देश बचाओ के लिए क्या निकला खालिद अनवर साहब? देखिए, उस वक्त 2018 में एक मुल्क में माहौल बना हुआ था, खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ इतना डर और खौफ बैठा हुआ था। उससे लोगों को निकालने की जरूरत थी कि भाई आपकी लीडरशिप, जो उलमा की लीडरशिप है, जो दानिश्वरों की लीडरशिप है, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसका अपना आईन है, जिसका संविधान है, और मुल्क संविधान से चलेगा, किसी की अनारकी से नहीं चलेगा। ये लोगों के दिलों में एतमाद पैदा करने के लिए, खौफ निकालने के लिए और जीने का हौसला देने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह, इस प्रोग्राम के इनेकाद होने के बाद बिहार के मुसलमानों में, झारखंड के मुसलमानों में, उड़ीसा के मुसलमानों में, बंगाल के मुसलमानों में अजीबो गरीब हौसला देखा गया और लोगों का जमहूरियत पे भरोसा बढ़ा। और दूसरी बात, अपने उलमा, अपनी लीडरशिप पे एतमाद बढ़ा कि ये लोग अभी हमारे लिए कुर्बानी देने को तैयार है। जी, बहुत बड़ी एक सवाल और मैं आपको बताऊं, उस रैली का जो पस मंजर था वो थोड़ा तलाक सलासा बिल जो पार्लियामेंट में जिस तरह से पास हुआ उससे भी जा मिलता है, और लोगों में इस बात की बेचैनी जरूर थी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने अगर पार्लियामेंट में चाहा होता तो कुछ नतीजे अलग हो सकते थे। ऐसे में क्या आपको लगता है कि वो वाला मामला
और फिर सीएए वाला मामला, और फिर सेकुलर होने के नाम पर वोट लेना 2015 में, और फिर 2 साल के बाद बीजेपी से जा मिलना, क्या ये तमाम मामले, क्या बिहार के जो अकलियत आबादी है, जो सेकुलर वोटर हैं, वो क्या अगले अभी जो इलेक्शन आने वाले उससे पहले भूल जाएंगे या याद रखेंगे? देखिए विशाल साहब, यही समझने की जरूरत है इस बात को कि आपका हमदर्द, मुसलमानों का हमदर्द कौन है। तलाक सलासा बिल पे नीतीश कुमार ने एनडीए में रहते हुए, देखिए अभी बात समझिए कि हम एनडीए में हैं, एनडीए के पार्टनर हैं, हमारी सरकार एनडीए के साथ चल रही है, इसके बावजूद हमने वॉकआउट किया, हमने उसको सपोर्ट नहीं किया। इसी तरह यही तो बात उठती है कि इकदाम कुछ और भी हो सकता था। वॉकआउट करना किसी मसले का हल नहीं है, इसी बात को तो लोगों ने वहां समझा था। इकदाम ये होता, देखिए एक बोल्ड, नहीं, यही समझाने की जरूरत है कि हमारा वॉकआउट हमारी मुखालफत है, हम कोई अपोजिशन नहीं है, हम एनडीए के पार्टनर हैं। या तो हम ये डिसीजन लेके एनडीए से आज अलग हो रहे हैं, हम मुखालफत करेंगे, वोट देंगे, हालांकि हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तकरीबन 13-14 वोट ज्यादा मिला। तो क्या यही इकदाम, यही स्टेप लेना, ये स्टेप जो है, ये स्टेप सेकुलर वोटों को जोड़ा है, आप तक जोड़कर रखा हुआ है, इलेक्शन में उसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सिर्फ मेरा सवाल है। देखिए विशाल साहब, सीएए की बात आई, एनपीआर की बात आई और एनआरसी की बात आई। बिहार, नीतीश कुमार पहले वजीर आला है एनडीए के जिन्होंने अपने असेंबली से ये पास किया कि एनआरसी, एनपीआर और सीएए, एनआरसी, एनपीआर किसी भी कीमत पे हम बिहार में नहीं होने देंगे, ये पास किया। चलिए, उसकी अलग अलग वजाहत आती है कि मरकज का कोई कानून है तो उसमें रियासती हुकूमत कुछ ज्यादा कर नहीं सकती। बहरहाल, तो ये मेरा एक सवाल था, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मेरा एक सवाल ये भी है कि नहीं, हमने वापस कराया विशाल साहब, नहीं विशाल साहब, इसको सुनने की जरूरत है कि हमने वापस कराया है। हमारी पार्टी ने अमित शाह जी पे, वजीर दाखिला पे और वजीर आजम पे दबाव डाल करके एनपीआर को वापस कराया है। 2010 की तरह करवा रहे हैं। आप इसका क्रेडिट तो दीजिए हमें। जो मुसलमान चाहते थे, हिंदुस्तान के मुसलमान, उसको नीतीश कुमार ने कराया, उनसे वापस कराया कि नहीं, आप 2010 के पैटर्न पे आपको करना पड़ेगा, और इंडिया की मीटिंग में हुई और उनको वापस जाना पड़ा। इसका तो क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल, तो अगर ये बात है तो मुझे लगता है कि ये आपको जरूरत भी है कि आप जाकर लोगों के बीच बिल्कुल बताएं ये कि कैसे ये सीए से अलग हो जाएगा, और सीए वाले मामले पर कैसे ये राह का रोड़ा नहीं बन सकता, या अगर ये अलग हो गया है तो सीए जो है अब आपको मुश्किल हालात में नहीं रह सकता। बहरहाल, जो उनकी समझ थी। एक सवाल हमारा ये है अभी कि एक आम जुबान में बात ये हो रही है कि एनडीए वर्सेस यूपीए, यानी यूपीए का मतलब है कि अजीम इत्तेहाद, लेकिन उसमें दो बातें सामने आती हैं। एक नया फैक्टर, एक रोज कबल ही वहां पर बात आई है कि अब वहां पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस भी एक है, और वो उसमें 2-3 पार्टियां भी आ गई जिसमें एमआईएम भी शामिल है। क्या आपको लगता है कि यूडीएसी ये आपको मुश्किल में डालेगा? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एमआईएम हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी फ्रंट हो, सबको इलेक्शन लड़ने का राइट है जमहूरियत में, और सबके राइट का एहतराम होना चाहिए, मैं ये समझता हूं। लेकिन एक बात समझिए, जो एमआईएम, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जो एमआईएम जो नजरिया लेकर के चल रही है, जिस तरह से उन्होंने कुछ नौजवानों में बुनियाद परस्ती, हिंदू फिरका परस्ती का जवाब मुस्लिम फिरका परस्ती से देने की कोशिश की है, वो न तो मुल्क के लिए बेहतर है, न मुसलमानों के लिए बेहतर है। इस पे, और जहां तक बिहार असेंबली इंतखाबात का सवाल है, इसमें हम लोगों के लिए कोई चैलेंज नहीं है, चूंकि हमारे सामने कोई अपोजिशन नहीं है। आप बिहार में जाकर के अंदाजा लगाएंगे कि आज के दिन बिहार का तमाम वोटर चाहता है कि नीतीश कुमार वजीर आला रहें, और चाहे वो जिस अलायंस में हो उसको वोट देने के लिए तैयार है। तो ये अलायंस बना है, और इस अलायंस को इलेक्शन लड़ना चाहिए, और हम लोग जमहूरियत में हर ग्रुप का एहतराम करते हैं, वेलकम करते हैं, लेकिन इनकी कोई हैसियत नहीं है बिहार में। ठीक है, यह सवाल उनसे किया गया था, हमारे नुमाइंदे में सवाल किया था, तो उनका कहना था कि जो लोग ये कहते हैं कि हम फिरका परस्ती की बुनियाद पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुद देखें कि वो किसके साथ बैठे हैं। या उनकी तरफ से जवाब आया था कि वो किसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, या जेडीयू किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। एक सवाल यहाँ पर और है कि उन्होंने बदाबता अलायंस किया, उसमें अब 2-3 पार्टियां छोटी जो है वो शामिल हो रही है। विशाल भाई जी बोलिए। नहीं, विशाल भाई, मैं एक बात यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ, सुन लीजिए कि किशनगंज से एक उनका रुकने असेंबली जीत करके आए, बहुत अच्छी बात है, आप जीते, आपको मुबारक हो।
जीतने का हक है, आप वोट दिया लोगों ने। लेकिन जब वोट लेने गए तो उसके बाद पता है क्या हुआ? वहां 100 लोगों ने मिलकर के असेंबली हाउस में नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे लगाने शुरू किए। अगर कोई फिरका परस्त जय श्री राम लगाता है तो हमको कितना बुरा लगता है। भाई आप सियासत करने आए हैं या मजहबी जंग करने आए हैं? किस किस्म की सियासत करना चाहते हैं? आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये पूछना चाहिए आप लोगों को, उन लोगों से कि भाई आप सियासत कर रहे हैं या मजहबी जंग कर रहे हैं, ये बताइए। वरना इस किस्म की सियासत नहीं चलेगी, नौजवान खराब होंगे। मुसलमानों का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में, अगर इनको आप बुनियाद परस्ती की राह पर लगा देंगे तो फिर हमारी नई नस्ल का क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, लेकिन तो वो देखिए इक्का दुक्का किसी मिसाल से, मेरे ख्याल से आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा कह के वैसे तो फिर आपकी पार्टी जिस पार्टी के साथ है उसके तो कई नेता हमेशा ये बातें करते रहते हैं इस तरह की। लेकिन सवाल उस बात को लेकर नहीं है, सवाल ये भी है कि अब वो अलायंस में आ रहे हैं, तो मैंने सिर्फ ये पूछा कि क्या जेडीयू को ये खतरा है, चूंकि जो हम लोग कंडेम करते हैं उसको, कंडेम करते हैं। जी ठीक है, ओके। अब मेरे को ये बताइए आप कि ये जो बड़े मुद्दे कुछ हैं आपके पास, ओवरऑल बड़े मुद्दे वो कौन कौन से थे? 3-4 बड़े मुद्दे हैं जिनकी बुनियाद पर जेडीयू को ये लगता है कि वो बिहार में फिर से कामयाब हो जाएगी। ये तो तय है कि किसी एक पार्टी में भी इतना दम नहीं है वो अकेले चुनाव लड़े, है ही नहीं दम। नहीं, दम की बात खैर जब अलायंस है तो ये बात ही नहीं करनी है। लेकिन हमारे पास देखिए, नीतीश कुमार ने 2010 में और 2015 में ये जाके कहा था कि अगर मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट दीजिए। बिहार को एक बीमारू राज्य कहा जाता था। आज जब नीतीश कुमार आए तो उस वक्त बिहार का बजट 24,000 करोड़ होता था। आज उसका बजट 2,07,000 करोड़ हो गया है। बिहार को एक नया रुख दिया है नीतीश कुमार ने। सड़कें बनाई, पुल पुलिया बनाया, स्कूल बनाया, इमारतें बनाई, स्कूल हॉस्पिटल्स बनाए। यानी एक आप देखेंगे जाकर के बिहार में तो आपको हैरत होगी कि एक बिल्कुल आखिरी गांव में भी आपको 24 घंटे लाइट मिलेगी, सड़कें अच्छी मिलेंगी, स्कूल की इमारत अच्छी मिलेगी, हॉस्पिटल की इमारत अच्छी मिलेगी। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम शोबों में, चाहे तालीम का शोबा हो, चाहे तिजारत का शोबा हो, चाहे समाजी हम आहंगी का शोबा हो, चाहे औरतों की बराबरी का शोबा, औरतों के हुकूक का शोबा हो, चाहे नशाबंदी के मामलात हो, या समाजी खिदमत का मामला हो, या तरक्की के दूसरे मामला। आप एक बात बताइए, क्या नीतीश कुमार को इन्वायरमेंट के सेफ्टी के ऊपर जो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि भाई क्लाइमेट के ऊपर तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए दिया कि जल जीवन हरियाली मुहिम शुरू की जाए, पेड़ लगाया जाए, इससे वोट मिलना है क्या? वो आदमी लीडर यानी सिर्फ पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो एक समाजी खिदमतगार आदमी है। और ऐसे लोगों के पास इश्यूज एक दो नहीं होते, पूरे समाज को बदलने का इशू होता है। और इसी इशू के साथ, इन्हीं इश्यूज के साथ हम लोग मैदान में जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में जीत करके वापस आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अनवर साहब। हमने कोशिश ये की कि जो हमारे नाजरीन हैं उनके जहनों में कोई सवाल अगर है तो उसकी हम तर्जुमानी कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ख़ास मुलाकात पे अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे खालिद अनवर जो जेडीयू एमएलसी हैं और हमने उनसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे। उम्मीद करता हूँ आपके प्रोग्राम पसंद आया होगा। आदाब।